हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और टॉपिक हमारा होने वाला है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन। Ever Study Classes has launched courses for the RPSC 2023 including ABST, EAFM and BADM. So you can check out these courses on Ever Study Classes website. Ever Study Classes has various courses for the UGC NET exam preparations as well. You can check out these courses on Ever Study Classes website. So first question है हमारा यहाँ पर। So देखिए क्वेश्चन है, for an activity duration is 5 days and the node at the star has an early start time of 5 days and a latest start time of 6 days, right? The node at the end has an early start time of 11 days and latest start time of 12 days. So देखिए हमें यहाँ पर कुछ टाइम्स दिए हुए हैं। एक एक्टिविटी कि हमें ड्यूरेशन दी हुई है 5 डेज, राइट? उसका अर्ली स्टार्ट टाइम 5 डेज हमें दिया हुआ है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 6 डेज दिया हुआ है, एंड एट द एंड ऑफ द नोड अर्ली स्टार्ट टाइम है 11 एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है हमारा 12। सो हमें बताना है राइट आंसर इसका क्या होगा। टोटल फ्लोट हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, राइट? सो टोटल फ्लोट देखिए होता क्या है, टोटल फ्लोट हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट स्टार्ट एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, राइट? या फिर डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, राइट? तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट। तो इसका जो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, राइट? सो यहाँ पर देखिए एक का ही डिफरेंस है, इसलिए हमारा जो फ्लोट होगा वो 1 डे होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टाइम ऑफ एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड। सो देखिए हमें यहाँ पर एक्टिविटी का टाइम दिया हुआ है, एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ है एक प्रोजेक्ट का, जिसमें मोस्ट लाइकली कंप्लीशन टाइम है 7 डेज, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 6 डेज एंड पेसिमिस्टिक टाइम है 9 डेज। मोस्ट लाइकली टाइम होता है जो हमें लगता है कि इतना तो लगेगा ही, नॉर्मल एवरेज जिसको आप बोल सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है सबसे ज्यादा कितने दिनों में होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लग सकते हैं, उसको पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बट विल बी द एक्सपेक्टेड टाइम एंड द वेरिएंस फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस यहाँ पर बताना है। सो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं? सो देखिए इसकी हम कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, सो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन अगर हमें निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर देखिए आएगा O प्लस 4M प्लस P डिवाइडेड बाई 6। O है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M है मोस्ट लाइकली टाइम एंड P है पेसिमिस्टिक टाइम। तो जब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास जो डेज निकल करके आएंगे दैट विल बी 7.17 डेज, राइट? और जो वेरिएंस है हमारा वो निकल करके आएगा 0.25। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, राइट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मींस P माइनस O डिवाइडेड बाई 6, इसका स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, सो वो हमारा हो जाएगा वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है, राइट? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is by applying one or two tail test we try to determine the following. So जब हम one या फिर two tail test apply करते हैं तो हम क्या determine करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, राइट? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रीजन ऑफ रिजेक्शन इज लोकेटेड इन वन और टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज हाइपोथेसिस हैज वन और टू पॉसिबल कंक्लूजन्स। थर्ड इज टू एक्सट्रीम वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द सैंपल विच नीड टू बी रिजेक्टेड। एंड फोर्थ इज ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज रीजन ऑफ रिजेक्शन इज लोकेटेड इन वन और टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जब हम बात करते हैं चाहे वन टेल टेस्ट हो या टू टेल टेस्ट हो, हम यूज क्यों करते हैं उसको? रिजेक्शन रीजन देखने के लिए, राइट? सो वन जो टेल टेस्ट हमारा होता है उसका जो रिजेक्शन रीजन है वो एक ही साइड को होगा, लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट साइड को होगा, राइट टेल है तो राइट साइड को होगा, और जो टू टेल होगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड ही हमारा रिजेक्शन रीजन वहां पर होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल टोटल वेरिएशंस कंसिस्ट ऑफ। तो एक जो हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है उसमें जो वेरिएशन होती है उसमें क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है माइनर एंड मेजर वेरिएशन,
Second is linear and non-linear variation. Third is explained variations and unexplained variations. And fourth is there is nothing like total variations in linear regression model specifically. So देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा that will be option number 3, which is explained variation and unexplained variation. So explained variation क्या होती है? जो हमारा देखो regression का मॉडल है, राइट, उसमें जो वेरिएशन हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट, इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन ऑफ द मॉडल। तो जो हमारा मॉडल है उसमें जो वेरिएशन हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसको एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन कुछ वेरिएशन हमारे रिग्रेशन मॉडल में ऐसी भी होती है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, राइट, तो उसको सिंपल है, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बोल देते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, if the coefficient of determination is close to 0, we interpret that. So अगर coefficient of determination 0 के closed है तो हम क्या interpret करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। The first option is, as 0 makes no sense, so we cannot interpret anything. Second is, one variable has no impact on other variable. Third is, the variables have negative dependence between them. And fourth is, the variables have total dependence between them. So देखो अगर coefficient of determination close to 0 है या फिर completely वो 0 है, so right answer हमारे यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कि एक जो हमारा वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, राइट, इस राइट। तो अगर 0 हमारा coefficient determination हो जाता है या फिर close to 0 हो जाता है, so it means one variable has no impact on the other, वो आपस में correlated नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन नेगेटिविटी इन द लीनियर प्रोग्रामिंग इंप्लाइज दैट। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में नॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस हैं, अ वेरिएबल कैन नॉट हैव अ नेगेटिव contribution towards the objective value. Second is, a variable cannot have a negative coefficient in a constant equation. Third is, a variable cannot have a negative coefficient in the objective function. And fourth is, a variable cannot have a negative value. So देखिए नॉन नेगेटिविटी जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है कि जो चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट, या तो जीरो होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, राइट, यानी कि जीरो से कम नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो वेरिएबल है उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसी को हम नॉन नेगेटिविटी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है। पहली स्टेटमेंट दी गई है, नल हाइपोथेसिस इज अ सैम्पलिंग थ्योरी। सेकंड इज, नल हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट यूज्ड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर assumption that is true. Third is, null hypothesis is a type of hypothesis which has no significance in sampling. And fourth is, null hypothesis is a tool that proves the non-suitability of a sample to the universe. So देखिए दो तरह के hypothesis हमारे पास होते हैं, एक होता है नल जिसको हम H नॉट बोलते हैं और एक होता है अल्टरनेटिव जिसको हम H1 बोलते हैं, राइट। सो नल हाइपोथेसिस हमारा कहता है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। सो नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट, दो जो हमारे वेरिएबल्स जो भी हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं उसके बीच में कोई भी जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज नल हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर बेसिकली पॉसिबल रिजेक्शन अंडर अजम्पशन दैट इज ट्रू। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is, parametric test unlike the non-parametric test make certain assumptions about. So देखो parametric test जो होता है वो कुछ assumptions पे based होता है जबकि non-parametric test में कोई assumptions नहीं होती हैं, right? तो वो किन किन चीजों के बारे में assumption लेता है parametric test ये हमें बताना है। Options दिए गए हैं, size of the population, second is size of the sample, third is underlying distribution and fourth is option 2 and 3 both, राइट। सो देखिए राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे रिलेटेड अजम्पशन पैरामीट्रिक टेस्ट लेकर के चलता है। एक अजम्पशन होती है पैरामीट्रिक टेस्ट की कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली होनी चाहिए। सो पॉपुलेशन की जो अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड अजम्पशंस पैरामीट्रिक टेस्ट लेकर के चलता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप 2 एरर इज कमिटेड व्हेन। सो टाइप 2 एरर कब होता है ये हमें बताना है। दो तरह के एरर होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर कब कमिट हम करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, बी एक्सेप्ट ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू, सेकंड इज बी रिजेक्ट ए नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, थर्ड इज बी एक्सेप्ट द टाइप 1 एरर एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो देखो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज बी एक्सेप्ट a null hypothesis when it is not true, यानी कि हमने एक false null hypothesis को accept कर लिया, उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं, इसको false नेगेटिव भी बोला जाता है, राइट। इसका ऑपोजिट होता है टाइप 1 एरर, राइट, इसको हम false पॉजिटिव बोलते हैं। तो इनके ये दूसरे नाम है, ये भी आपने याद रखने हैं। और याद रखेंगे टाइप 2 एरर हम कमिट करते हैं जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, और इसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं, जबकि टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, राइट। Next question is by taking a level of significance of 5% we can say that। so, जब हम level of significance लेते हैं 5% का तो उसका क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, we are 5% confident that the results have not occurred by chance, second is we are 95% confident that the results have not occurred by chance, third is we are 95% confident that the results have occurred by chance, and fourth is we are 5% confident that results have occurred by chance। so देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम 5% ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो गलती करने की प्रोबेबिलिटी है वो है 5%, यानी कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चांस की वजह से नहीं है, राइट, उनका वैलिड रीजन हमारे पास है। सिर्फ 5% जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चांस की वजह से आ रहे हैं। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द रिजल्ट्स हैव नॉट अकर्ड बाय चांस। Next question is for the chi-square test to be effective, the expected value for each cell in the 2 by 2 contingency table has to be at least। तो देखिए chi-square test जो है वो इफेक्टिव कब होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इफेक्टिव हमें chi-square टेस्ट को बनाना है तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी ईच सेल की 2 by 2 कॉन्टिजेंसी टेबल में वो कितने होने चाहिए, ये बेसिकली एक अजम्पशन भी होती है chi-square टेस्ट की, राइट। सो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 5। सो 2 by 2 कॉन्टिजेंसी टेबल में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है फॉर ईच सेल दैट मस्ट बी एट लीस्ट 5। तो ये अजम्पशन है chi स्क्वायर टेस्ट की, आपने याद रखनी है, तभी हमारा जो chi स्क्वायर टेस्ट है वो इफेक्टिव माना जाता है अगर ये वैल्यू हमारी एट लीस्ट 5 हो। Next question is to measure ranked variables correlation coefficient is used। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ranked variables को अगर हमें मेजर करना है, इनकी रैंकिंग हमारे पास दी है जिसकी 1 2 3 4 5 रैंक्ड वेरिएबल्स हैं, रैंकिंग में दिया गया है, तो कौन सा कोरिलेशन कोफिशिएंट हम यूज करेंगे। ऑप्शन है स्पीयरमैन, पियर्सन, फिशर्स या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए रैंक कोरिलेशन के लिए हम यूज करते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और ये इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं रैंक कोरिलेशन में। सो याद रखेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम यूज करते हैं रैंक वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला टू डिस्क्राइब लीनियर रिलेशनशिप इज। तो जब हम लीनियर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। रिग्रेशन में बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप को हम मेजर करते हैं। ऑप्शंस देखिए हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं, बाई bar is equal to b naught plus b1x plus b2 x square, second is by is equal to a plus bx, third is by बार इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स स्क्वायर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दी अबव। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज बेसिकली बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए लीनियर रिलेशनशिप में ये जो हमारा फॉर्मूला होता है बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें जो बाई है ये हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इज बेसिकली बाई इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये चीजें देखिए आपको पता होनी चाहिए कि बाई क्या है, इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड a इज बाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट वेरिएंस कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज। तो देखिए कांस्टेंट वेरिएंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लेप्टोक्रेसी, होमोस्कैस्टिसिटी,
विद कोवेरियंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज होमोस्केस्टिसिटी। तो इसको हम होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो भी डिफरेंट ग्रुप्स हम ले रहे हैं स्टडी करने के लिए उनका वेरिएंस या तो इक्वल है या फिर वो सिमिलर है। और पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट में देखिए एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन होती है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा वेरिएंस है वो इक्वल है या फिर सिमिलर है, यानी कि वो कांस्टेंट है। सो राइट आंसर यहां पर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर नेम ऑफ रेग्रेशन मेथड में बी। सो रेग्रेशन मेथड का दूसरा नेम क्या हो सकता है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनिवेरिएट मेथड, सेकंड इज लीनियर मेथड, थर्ड इज टाइम सीरीज मेथड एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो रेग्रेशन को क्या हम यूनिवेरिएट मेथड बोल सकते हैं, क्या लीनियर मेथड बोल सकते हैं, टाइम सीरीज मेथड बोल सकते हैं, फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए रेग्रेशन का जो दूसरा नाम है जनरली, तो उसको हम कैजुअल मेथड बेसिकली बोलते हैं, राइट, क्योंकि हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, राइट। हम चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसको हम कॉजल मेथड जनरली बोलते हैं। और ये भी आप याद रखेंगे कि जो ये रेग्रेशन की टर्म है इसको फाउंड किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने, राइट। ये चीज भी देखिए आप याद रखेंगे, ठीक है। और रिग्रेशन का जो दूसरा नाम है जनरली हम कॉजल मेथड्स को बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव। ये बाकी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन मेथड्स प्रीमाइस इज। तो क्लासिकल टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन मेथड्स का प्रीमाइस क्या है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है to convert annual trend values to monthly trend values. Second is to separate the components and then recompose them by putting them together. Third is to separate the components and then test the level of significance for every component. And fourth is depending on the variables. देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा that will be option number 2 which is to separate the components and then recompose them by putting them together. So देखिए ये जो हमारा क्लासिकल टाइम सीरीज का मेथड है डीकम्पोजिशन मेथड, ये डीकंस्ट्रक्ट करता है टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स को और सीजनल एडजस्टमेंट्स को स्टडी करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। ये ऑब्जर्व टाइम जो हमारी सीरीज होती है, जो ऑब्जर्व टाइम सीरीज होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, जिसे हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा ये कंपोनेंट्स को डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है, डिटर्मिनिस्टिक यानी कि प्रेडिक्टेबल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, राइट। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर मेथड के होते हैं जिन्हें आपने याद रखना है। राइट आंसर यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज वन ऑफ द फोरकास्टिंग मेथड इन टाइम सीरीज, सेकंड इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग लिनियरिटी, थर्ड इज अ मेथड टू यूज नंबर एक्सपोनेंट्स टू स्मूथ द डेविएशंस एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए एक्सपोनेंशियल जो स्मूथिंग है इट इज बेसिकली अ फोरकास्टिंग मेथड इन टाइम सीरीज। इसको दिया था रॉबर्ट गुडेल ब्राउन ने 1956 में, एंड देन इट वाज एक्सपेंडेड बाय चार्ल्स सी होल्ट इन 1957। सो देखिए जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होती है इट इज जनरली यूज टू मेक शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अनरिलायबल टेक्निक है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो रिसेंट इवेंट्स होते हैं, उनको ज्यादा वेट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग देती है। तो रिसेंट इवेंट्स को क्योंकि ये ज्यादा वेट देती है, इसलिए लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के लिए जनरली हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का यूज नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए ही इसका यूज ज्यादातर करा जाता है। Next question is which one of the following is the statistical tool to measure volatility in a single asset। तो कौन सा statistical tool है जिसका यूज हम करते हैं सिंगल एसेट की वोलेटिलिटी को यूज करने के लिए, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल्स नहीं है, राइट, एक ही सिंगल ही अगर वेरिएबल है तो उसकी वोलेटिलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरियंस या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए सिंगल एसेट को अगर हमें मेजर उसकी वोलेटिलिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन में भी देखिए दो वेरिएबल चाहिए, कोवेरियंस में भी दो वेरिएबल्स चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से एक सिंगल वेरिएबल की वोलेटिलिटी भी हम मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसमें के मीन से वो कितना डेविएट कर रहा है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद द फॉलोइंग डेटा, a sample size of 9, a mean of 16 and a standard deviation of 4, but is the standard error।
राइट। तो देखिए स्टैंडर्ड एरर बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई रूट एन। राइट। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4, सैंपल साइज हमें गिवन है 9, इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4/3 हम करेंगे, आंसर निकल करके हमारे पास आएगा 1.33। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें यहाँ पर। पहली स्टेटमेंट है देखिए, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल डेटा। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द सैंपल मीन ओनली। विच ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। so, देखो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, यानी कि कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालते हैं फ्रॉम ए सैंपल डेटा अबाउट द पॉपुलेशन। सो जो पहली स्टेटमेंट है हमारी वो बिल्कुल करेक्ट देखिए यहाँ पर हो जाएगी, राइट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट के ऑपोजिट दी गई है, इसलिए ये हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी, राइट। जो कह रही है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द सैंपल मीन ओनली, जी नहीं, सैंपल की हेल्प से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is the standard error has been calculated as 3.5 and the sample mean is 15. Thus the 95% confidence interval lies between. So देखो यहाँ पर standard error हमें दिया गया है 3.5, sample mean हमारा 15 है, 95% confidence interval किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज बेसिकली 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम 1.96 है यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे यही वैल्यू देखिए निकल करके आती है। सो 1.96 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, स्टैंडर्ड एरर से यानी कि 3.5 से। तो हमारी वैल्यू निकल करके यहाँ पर आएगी 6.86, राइट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे सैंपल मीन की हेल्प से। 15 में हम 6.86 को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, जो वैल्यूज हमारी निकल करके आएंगी वो आएंगी 8.14 टू 21.86। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो लाई करेगा 8.14 टू 21.86। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is pattern of results found in our samples do not represent the results that would be obtained from the entire population. This may happen due to. So, देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे रिजल्ट्स के पैटर्न हैं जो हमें मिले हैं अपनी हमारी रिसर्च में सैंपल से, वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हमारी एंटायर पॉपुलेशन को, यानी कि हमने एक पर्टिकुलर सैंपल पे स्टडी करी और ये जो हमारा सैंपल है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हमारी पॉपुलेशन को। ये किसकी वजह से हो सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिलेक्शन एरर, second is population specification error, third is both option 1 and 2 and fourth is none of the above. So देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 which is both 1 and 2, selection error as well as population specification error। इन दोनों की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ सकती है। population specification error का मतलब है कि जो population आपने चूज करनी थी वो आपने गलत कर दी, राइट। जैसे कि देखिए आपको ब्रेकफास्ट का सर्वे करना है तो आइडियल पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, मदर, चिल्ड्रन या फिर एंटायर फैमिली। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है ना, तो कौन सी पॉपुलेशन आपकी सही होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। सिलेक्शन एरर भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है उसने सिलेक्शन ही गलत कर दी, पार्टिसिपेशन जिन पार्टिसिपेंट्स को स्टडी करना था उनको सिलेक्ट उसने करा ही नहीं। तो सिलेक्शन एरर भी हो सकता है, पॉपुलेशन स्पेसिफिकेशन एरर भी हो सकता है। तो इन दोनों की वजह से ही जो हमारा सैंपल है इट इज पॉसिबल कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमें बताना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 देखिए दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग डाउन व्हाइल वॉकिंग। Second is the probability of passing your exam without any revision. Third is the probability of being COVID positive whilst working in a hospital COVID patients. And fourth is the probability of suffering a sports injury while playing dangerous game. राइट। सो राइट आंसर देखिए इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो
फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है ये दोनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट इज बेसिकली लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट और आउटकम अकरिंग बेस्ड ऑन द अकरेंस ऑफ ए प्रीवियस इवेंट और आउटकम। सो प्रीवियस जो इवेंट हो चुका है या आउटकम हो चुका है उसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट के अकरेंस की उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे जो थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया गया है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है, लेकिन 1 एंड 2 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल नहीं है, तो एक ऑप्शन हम यहाँ पर चूज नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी राइट आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली देखिए हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 इज unconditional probability is the probability of one event occurring with some relationship to one or more other events. The second is the mean of several sample means give the best estimate of the population means. Third is the standard deviation of the distribution is called the sampling error. Fourth is the larger the sample size larger the sampling error. So देखिए large अगर हमारा sample size होगा तो sampling error कम हो जाता है, गलत स्टेटमेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सैम्पलिंग एरर, तो देखिए सैम्पलिंग एरर ये नहीं होता है। इसके अलावा पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट अकरिंग विद सम रिलेशनशिप टू अनदर, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, अनकंडीशनल नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा होगा कि द मीन ऑफ सेवरल सैंपल मीन्स गिव द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अगर हमारे पास जो sample means है, right, the mean of several sample means, right, give the best estimate of the population means। तो population means का best estimate कब होगा? जब हमारे पास several sample means होंगे। So right answer will be option number 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन p लेस देन 0.05 बी इंटरप्रेटेड। सो अगर हमारी जो p वैल्यू है वो 0.05 से कम है तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इज बी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड कंक्लूड दैट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस डज एग्जिस्ट। सेकंड इज देयर इज अ लेस देन 2 in 40 probability of result occurring by chance alone if the null hypothesis were true. Third is the probability of obtaining the idea if the null hypothesis were true is less than 5%, या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। ये सारी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए पी वैल्यू जब 0.05 से कम होती है तो हम करते क्या हैं, जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसे हम रिजेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। और इसका मतलब हमारा ये होता है कि सिर्फ 5% चांस है हमारे गलती करने के, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि देयर इज लेस देन 2 in the 40 probability of result occurring by chance, यानी कि 100 में कितने हो गए 5, यही तो इसका मतलब है 2 in 40, राइट। सो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म्स। देखिए एनोवा जो हमारा टेस्ट होता है एक पैरामीट्रिक ये टेस्ट है, राइट। ये क्या परफॉर्म करता है? जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखिए एनोवा में जो एप्लीकेशन होती है वो होती है एफ टेस्ट की। इसमें हम एफ वैल्यूज निकालते हैं, राइट, एफ रेशियो बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तो एफ टेस्ट एनोवा यूज करता है, ये चीज आपने याद रखनी है। और एनोवा हमारा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। एनोवा हम यूज करते हैं जब हमें 2 से ज्यादा सैंपल मीन्स को कंपेयर करना होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज एफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो सकता है आउट ऑफ गिवन दीज 4 ऑप्शंस? प्लस 0.40, माइनस 0.37, प्लस 1.00 या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो देखिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है +1 से लेकर के ये -1 के बीच में होता है, राइट। तो ये जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं ये +1 और -1 के बीच में है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। Next question is using a goodness of fit test we can assess whether a set of dash frequencies differ from the expected frequencies। देखिए goodness of fit test ये हम कहाँ करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट में करते हैं। तो हम बेसिकली वहां करते क्या हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से कितनी डिफर कर रही हैं, राइट। ठीक है, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसीज। तो काई स्क्वायर टेस्ट में हम यही चेक करते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज थी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और इसकी हेल्प से हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं इन द काई स्क्वायर टेस्ट। Next question is suppose you want to apply chi-square test on some data. What sort of data will be appropriate for application of
टेस्ट। सो काई स्क्वायर टेस्ट आप लगाना चाहते हैं तो किस तरह का डेटा इसके लिए बेस्ट होगा कि आप अप्लाई उसे कर पाएं। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट्स, पैरामीटर्स, रैंक ऑर्डर डेटा या फिर कंटिन्यूअस को। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी काउंट्स। फ्रीक्वेंसी काउंट्स के केस में हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, राइट, उनमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, वो एक दूसरे से स्टेटिस्टिकली डिफर करती हैं या नहीं, ये हम चेक करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Next question is dash test for the differences between group means and the grand mean. So grand mean और group means के बीच में, यानी कि एक जो हमारा ओवरऑल मीन है, अगर हमारी पॉपुलेशन है पूरी तो उसका जो ग्रैंड मीन है, और एक हमारा हो गया जो उसमें हम सैंपल्स ले रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप मीन्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं, कोरिलेशंस, रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट एनोवा, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या फिर मेजर ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए इस केस में हम यूज करेंगे related and independent ANOVAs. The right answer will be option number 2. Next question is which is the best average used in the construction of index numbers। तो index numbers के केस में कौन सी एवरेज हम यूज करते हैं, बेस्ट एवरेज कौन सी होगी इंडेक्स नंबर्स के लिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन या फिर हार्मोनिक मीन। तो देखिए इस केस में हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज होती है फॉर द इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स में हम करते क्या हैं, ये एक बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा में क्या चेंज हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं, राइट। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जियोमेट्रिक मीन। Next question is the price index that uses base year quantities as weights is called। तो देखिए जो बेस ईयर हमारा होता है उसकी क्वांटिटीज को वेट कौन सा प्राइस इंडेक्स लेता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए कोई भी हम इंडेक्स नंबर्स में जब स्टडी करते हैं या फिर चेंज को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें एक बेस ईयर लेना पड़ता है। यानी कि हम 2020 में कुछ चेंज स्टडी कर रहे हैं तो अगर हम बेस ईयर ले लेते हैं 2012 को तो इसके कंपैरिजन में हम इसको स्टडी करेंगे। तो बेस ईयर में जो क्वांटिटीज हैं उनको वेट कौन सा प्राइस इंडेक्स लेता है, ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है लेस पेरिस इंडेक्स, पास्चर इंडेक्स, फिशर्स आइडल इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज लेस पेरिस इंडेक्स। तो याद रखेंगे कि ऐसा प्राइस इंडेक्स जो बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट्स में लेता है उसको हम लेस पेरिस इंडेक्स बोलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।